हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएसएन के चैप्टर में। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बीएससी और जीएनएम दोनों में ही ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर एक छोटा सा मैं नोट बना के रखा हूँ, और ये जो नोट है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में शेयर भी कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो ऐसे ही बहुत सारे मैं टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। आपका भी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ब्रोंकियल अस्थमा, सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक ओवरव्यू दे देता हूँ। असल में अस्थमा या फिर ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है। अक्सर आप लोगों ने सुना ही होगा कि अस्थमा यानी कि हम लोगों को सांस लेने का दिक्कत होता है। किसी किसी को अचानक से सांस लेने का दिक्कत होता है, हम लोगों को पता नहीं चलता किस कारण से, किस वजह से वो हो रहा है। ब्रोंकियल अस्थमा एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है हम लोगों के बीच। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा और अस्थमा इज़ ए लंग डिजीज़। ये एक लंग का डिजीज़ कंडीशन होता है, यानी कि हम लोगों का जो फेफड़ा है उधर का जो एक डिजीज़ कंडीशन है। आवर एयरवेज गेट नैरो एंड स्वेलन एंड ब्लॉक्ड बाई एक्सेस म्यूकस, यानी कि हम लोगों का जो सांस लेने का जो नाली होता है ना, जैसे कि इधर मान लीजिए ये एक नाली है, ये जो सांस लेने का नाली है जहाँ से हम लोग का एयर पास आउट होता है तो लंग्स के अंदर आता है और लंग्स से बाहर जाता है। अगर ये छोटा हो जाए, मान लीजिए ये जो है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ ऊपर, अगर इधर ये जो एयर है ये छोटा सा हो जाए तो इधर क्या होगा, हम लोग का जो एयर का जो पास आउट करने का जो रास्ता है, जो वे है, वो बहुत ही छोटा हो जाता है। तो ऊपर से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये इसके वजह से क्या होता है, हम लोगों का जो अंदर एक म्यूकस प्रोडक्शन होता है। म्यूकस यानी कि एक थिक सिक्रेशन वो प्रोड्यूस होता है ऊपर से, इसके लिए ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, आगे जाके और भी डिटेल में बात करेंगे। मेडिकेशन कैन ट्रीट दिस सिम्टम्स, यानी कि अस्थमा जो एक डिजीज कंडीशन है, जो हम लोगों का एक लंग डिजीज कंडीशन है, जो हम लोगों का जो एआरओ है, सांस नाली है, उसका ब्लॉकेज की कारण से ये होता है। ये मेडिकेशन के द्वारा ठीक हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं डेफिनेशन। आप लोगों को जान लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक डिजीज कंडीशन का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है। कोई भी कितना भी बोल ले नहीं होता, नहीं बनाया जाता, बट होता है। आप लोगों को अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो आप लोगों को डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन मस्ट इंक्लूड करना चाहिए। डेफिनेशन है ए कंडीशन इन व्हिच ए पर्सन्स एयरवे बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो एंड स्वेल एंड प्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा म्यूकस व्हिच कॉजेस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना कि हम लोगों का जो एयरवे है वो अगर ये बना के रखा, तो अगर ये स्वेलिंग हो जाता है, मान लो साइड से स्वेलिंग हो जाता है, तो ये स्वेलिंग हो जाने की वजह से क्या होगा, ये जो अंदर का जो एयर पास करने का जो जगह है ये बहुत ही कम जगह रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। ऊपर से क्या प्रोड्यूस करता है, एक एक्स्ट्रा म्यूकस। म्यूकस एक थिक सिक्रेशन माना जाता है जो उधर ब्लॉकेज को क्रिएट करता है। इसी के वजह से हम लोगों का ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होता है। ठीक है, मैं फिर से आप लोगों को एक ऊपर से बोल देता हूँ। हम लोगों का जो एयरवे है, कोई भी कारण में अगर हम लोगों का एयरवे इन्फेक्शन आता है, उससे इन्फ्लेमेशन आएगा, उसके वजह से स्वेलिंग आएगा, उसी के लिए नैरोनेस आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से अगर म्यूकस प्रोड्यूस हो गया तो पूरा ब्लॉकेज आ जाएगा, इसीलिए एस्थमा क्रिएट होता है। नेक्स्ट आता है इटियोलॉजी, यानी कि कॉजेस। कॉजेस में क्या है, एस्थमा एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड होने वाला डिजीज़ कंडीशन है, और इसका मेन जो कुछ जो रीज़न होता है, कॉजेस है, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये हम लोग अगर पेरेंट्स का या फिर पेरेंट्स का पेरेंट्स में अगर किसी में भी ये था, हम लोगों का जो फैमिली है, फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को भी पाया जाता है, किसी का एस्थमा था, ये कॉम्पल्सरी है एक जनरेशन या फिर 2 जनरेशन के गैप में ये जो एस्थमा है ये फिर से लौट के आएगा। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा जो सीवियरनेस है उतना ना आए, बट होगा। अभी नेक्स्ट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी कि अभी आप लोगों को पता ही है, अभी हम लोगों का जो इंडिया का जो जितना बुरा हाल है, जितना पॉल्यूटेड एरिया है, इसी के लिए क्या हो रहा है, बाहर में जो एयर में जो इतना ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारा जो आयरन्स और भी बहुत सारा जो मेटल्स का पार्टिकल्स
हम लोगों का एआर में प्रेजेंट है, इसी के वजह से क्या होता है, हम लोगों का जो एआरओए है उधर ब्लॉकेज आता है और इन्फेक्शन होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉल्यूशन। अगर आप सिटी में रहते हो, विलेज के तुलना में सिटी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अक्सर आप लोगों को ये देखने को भी मिलेगा, सिटी का जो पीपल्स है उन लोगों का ब्रीथिंग प्रॉब्लम अक्सर होता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक अक्सर उन लोगों का ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है। ये पॉल्यूशन की वजह से एस्थमा एक बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड होने वाला डिजीज़ कंडीशन अभी बन चुका है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है एलर्जीज। एलर्जीज क्या है, हर एक इंसान के अंदर सेपरेट एलर्जिक रिएक्शन होता है। किसी का जो बैंगन है वो खाने से एलर्जिक रिएक्शन होता है, किसी का कोई फ्लावर में एलर्जी हो सकता है, किसी का डस्ट पार्टिकल में एलर्जी हो सकता है। स्पेसिफिक किसी का होता है। अगर किसी का एलर्जिक प्रोफाइल जो टेस्ट है वो किया है तो उन लोगों का पता चल जाएगा कि एलर्जी किस में है। किसी का मतलब कि जो गेहूं है उसमें होता है। तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी का जो एआरओए है वो फूल जाता है। फूल जाने की वजह से फिर से डिफ़िकल्टी आता है ब्रीथिंग करने में। नेक्स्ट है लंग्स इन्फेक्शन। लंग्स इन्फेक्शन क्या है, अगर आप कोई भी कैसे भी करके आपका लंग्स इन्फेक्शन होता है, जैसे कि किसी का न्यूमोनिया है, कोई बहुत ज़्यादा हाई पॉल्यूटेड एरिया में लोकेट करता है, कोई एक ऐसे कंपनी में काम करता है जहाँ पे ऑल टाइम डस्ट से भरा पड़ा है, तो उसका एआरओए रेगुलरली ये डस्ट पार्टिकल जाने की वजह से उसका ब्लॉकेज आएगा। ठीक है, किसी का और भी बहुत सारा डिजीज़ कंडीशन होता है जिसके वजह से हम लोगों का लंग्स इन्फेक्शन भी आ सकता है। तो लंग्स इन्फेक्शन होगा तो सिंपल सी बात है, लंग्स के साथ हम लोगों का एआरओए जो है वो कनेक्टेड है, इसीलिए हम लोगों का ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स। ये एक सुनने वाला बात होगा कि स्ट्रॉन्ग परफ्यूम एक ऐसा चीज़ है, हम लोग तो मस्ती में लगा लेते हैं परफ्यूम्स, बट इसीलिए हम लोगों को, नर्स लोगों को बोला जाता है कि ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स नहीं लगाना, क्योंकि कुछ पेशेंट का परफ्यूम में प्रॉब्लम होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उन लोगों का अचानक से अगर हम लोगों का एआरओए में चला गया तो उधर उन लोगों का एक एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग परफ्यूम को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इसीलिए मैं मानता हूँ, इसीलिए मैं इधर मेंशन किया। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट, यानी कि जब बेबी डिलीवर होता है उस टाइम में अगर 2.5 kg के बिलो अगर बेबी का वेट है तो उधर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होता है कि बेबी का एस्थमा यानी कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए डॉक्टर विदाउट रिस्क उन लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी देता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेस और इमोशनल अपसेट। अगर आप कोई भी कारण से, कोई भी रीज़न से अगर आप अपसेट हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तो आपका ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आ सकता है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। ये जो पैथोफिजियोलॉजी है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी MSN 1 में देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम में कोई भी MSN का क्वेश्चन लिख रहे हो, पैथोफिजियोलॉजी नहीं लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपका एक माइनस पॉइंट जाता है। तो सबसे पहला क्या पॉइंट है पैथोफिजियोलॉजी में, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इसीलिए मैं पूरा कवर कर दिया, जितना भी रीजंस है उतने सारे रीजंस को इधर मेंशन किया कि जितना भी रीजंस है उसके वजह से क्या होता है, एआरओए इन्फ्लेमेशन। एआरओए इन्फ्लेमेशन यानी कि हम लोगों का जो ये जो एआरओए है इधर इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के होने की वजह से क्या होता है, स्वेलिंग आता है, फिर नैरोनेस आ जाता है, फिर डिफिकल्टी आता है। नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा है, एआरओए मसल कॉन्स्ट्रक्शन। मतलब कि हम लोगों का जो ये जो एआरओए का जो मसल है, साइड में जो मसल रहता है वो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, ऊपर से स्वेलिंग भी आता है। इसी हम लोगों का जो ब्रोंकियल जो मेम्ब्रेन है, ये जो एआरओए है इसका जो मेम्ब्रेन यानी कि आउटर लेयर है, इसमें स्वेलिंग आ जाता है, इसीलिए नैरोनेस आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो एआरओए है, एयर जो है हम लोग का जो बाहर से जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पास आउट नहीं होता। नेक्स्ट है नैरोइंग ऑफ ब्रीथिंग वे। हम लोगों का जो ये जो ब्रीथिंग का जो वे है यहाँ पे ये नैरोनेस आ जाता है, इसीलिए हम लोगों का शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है और ब्रोंकियल अस्थमा होता है। इतना तक आप लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये एक बहुत ही आसान सा चीज़ें है, अगर अस्थमा होता है तो क्या क्या होगा। साइन एंड सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम। फर्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस कफ। अगर किसी का ब्रीथिंग डिफिकल्टी आ रहा है तो उसका कफ होना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। नेक्स्ट है स्नीजिंग।
स्नीजिंग। नेक्स्ट है चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस इसलिए होगा जब हम लोगों का जो लंग्स है वो लैक ऑफ एयर फील करेगा, उस टाइम में क्या होगा, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जितना भी एयर है वो अंदर खींचने की कोशिश करेगा, उस टाइम में चेस्ट टाइटनेस आता है। ठीक है। नेक्स्ट है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया यानी कि जो फास्ट पाल्स रेट होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा हमारा पाल्स रेट। नेक्स्ट होता है एडिमा। एडिमा किधर होगा, हम लोगों का कभी किसी किसी का हो सकता है हाथ में हो सकता है, किसी का नेक में स्वेलिंग आ सकता है, किसी का अंदर मतलब कि हम लोगों का इनर बॉडी में जो क्या बोलते हैं एयरवे है उधर तो स्वेलिंग आता ही है। नेक्स्ट है हिडेन पाल्स। हिडेन पाल्स यानी कि जब भी हम लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है हमारे बॉडी में, क्या होता है, हम लोगों का जो पाल्स है वो विजिबल नहीं होता, यानी कि हम लोग फील नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है रैशेस ऑन बॉडी। रैशेस क्यों आ रहा है, अगर किसी का एलर्जी रिएक्शन की वजह से अगर किसी का आ रहा है ब्रीथिंग डिफिकल्टी एस्थमा, तो उनका रैशेस ऑन द बॉडी ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। नेक्स्ट है ड्राई काफ। जो एक खांसी आएगा उसमें वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, उसमें वो मॉइस्टनेस नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, एकदम दिमाग में दिल में बसा लेना है। जब भी आप डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन लिखोगे आपको हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से हम लोग को लंग्स का जो सिचुएशन है वो पता चल सकता है। नेक्स्ट है एबीजी। एबीजी यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ये क्यों किया जाएगा, हम लोगों का बॉडी में जो O2 और CO2 है इसका बैलेंस मेज़र करने के लिए। अक्सर एक नॉर्मल इंसान में क्या होता है, O2 का लेवल CO2 से ज़्यादा रहता है, अगर उधर O2 का लेवल CO2 से गिर गया यानी कि इसीलिए उसका जो लाइफ थ्रेटनिंग एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है स्पायरोमेट्री। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्पायरोमेट्री यानी कि एक स्पेसिफिक मशीन होता है जहाँ पे जो जिसका एस्थमा है उनको मुंह से हवा भरने के लिए बोला जाता है, उसके हिसाब से उसका एक पॉइंट या फिर नंबर इतना दिया जाता है, उसके हिसाब से पता चलता है कि उसके लंग्स में कितना पावर है बाहर से एयर कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन यानी कि एस्थमा की वजह से और भी क्या क्या चीज़ें हो सकता है। फर्स्ट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया आप लोगों को पता ही है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आएगा क्योंकि न्यूमोनिया एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर यानी कि लंग्स फेलियर। कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा सांस लेने की दिक्कत होने की वजह से हम लोगों का जो लंग्स है वो फेल कर जाता है बाहर से एयर कलेक्ट करने में। नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट यानी कि हम लोगों का जो हार्ट है वो हार्ट फेल भी हो सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, यानी कि हम लोग कैसे इसको मैनेज करेंगे। इसका तो कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता, अक्सर मेनली मेडिकल मैनेजमेंट ही होता है। सबसे पहला क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सबसे पहला जो रीज़न आप लोगों को एक बोला था, अगर हम लोगों का एआरओए में इन्फ्लेमेशन आ रहा है तो हम लोगों को एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देना है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसलिए देना है कि हम लोग का जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करे। उसका मेडिसिन क्या है, एस्पिरिन। इधर आप देख सकते हो, एस्पिरिन एक बहुत ही यूज़फुल एक मेडिसिन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करता है, हम लोगों का जो ब्रीथिंग है उसको ईजियर करता है। कैसे, हम लोगों का जो लंग्स का मसल है उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है। ये इधर एक मेडिसिन है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन यूज़ किया जाता है अक्सर इसके लिए। तो मैं ऐसे ही कुछ कॉमन ज़्यादा हार्ड नेम सजेस्ट नहीं करता हूँ एग्जाम्पल में, जैसे कि आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन आप लोगों को पता ही होगा, एक डुओलिन और बुडेकॉट होता है, एक लिक्विड होता है नेबुलाइजर मास्क में, उधर डालने के बाद नेबुलाइजेशन मशीन जो है वो ऑन किया जाता है, उसके बाद नेबुलाइजेशन किया जाता है। ठीक है। उससे क्या होता है, हम लोगों का जो कफ है वो भी क्लियर हो जाता है, एआरओए में अगर कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है O2 थेरेपी। O2 थेरेपी कब दिया जाता है, अगर किसी का बॉडी में O2 बैलेंस बहुत ज़्यादा गिर रहा है, O2 का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो उस टाइम पे O2 को बैलेंस करने के लिए O2 थेरेपी दिया जाता है। नेक्स्ट है कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये कब किया जाता है, अगर किसी का एकदम प्राइमरी लेवल पे अस्थमा है, उसका बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, उस टाइम में हम लोग जो कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज दिया जाता है। नेक्स्ट है हेल्थ एडुकेशन। हेल्थ एडुकेशन आप लोगों को लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एडुकेशन से आप एक जो एग्जामिनर है उसका एक
कॉन्सेंट्रेशन आप खींच सकते हो अपनी तरफ की। हेल्थ एजुकेशन अक्सर सब लोग अवॉइड कर जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड एलर्जेंस, जिससे आप लोगों को एलर्जी है उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, बहुत ज़्यादा ठंड वेदर से आप लोगों को बच के रहना है। अवॉइड माउथ ब्रीथिंग, यानी कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं जब भी प्रॉब्लम होता है मुंह से सांस लेते हैं, उसको स्टॉप करना है। नेक्स्ट है अवॉइड स्मोकिंग, आप लोगों को पता ही है ये एक ऐसा पॉइंट है, ये हर एक डिजीज़ कंडीशन में आता है, हर एक डिजीज़ कंडीशन में, फिर भी कुछ लोग छोड़ नहीं पाते। नेक्स्ट है कीप डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल, अगर किसी को न्यूमोनिया है, कोई भी ऐसा डिजीज़ कंडीशन है जो छूने से या फिर उसके कांटेक्ट में आने से फैल सकता है, उससे आप लोगों को बच के रहना है। ठीक है, अभी इतना तक ही मैं एक्सप्लेन किया, और एक पेज आप लोगों का जो टेलीग्राम में है उधर और एक पेज ऐड किया हुआ रहेगा, आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान का पेज होता है। एमएसएन में नर्सिंग केयर प्लान ऐड करना बहुत ही मस्ट है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, आपके फ्रेंड को भी ये टॉपिक चाहिए तो। ऐसा ही वीडियो बहुत सारे लाता रहूँगा, उसके लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।